तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैंने कॉपी मंगाई थी, आ गई देखो लॉ की कॉपी। मेरे को मिले हैं लॉ में 47 मार्क्स, बीसीआर में मिले हैं 22 मार्क्स एंड 2 मार्क मिले हैं मेरे को ग्रेस के। हाँ, ग्रेस के ही मार्क मिलते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन गलत था। एक क्वेश्चन में एक्टिव पैसिव की जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया था। मतलब क्वेश्चन तो एक्टिव पैसिव का था, उस पर जो स्टेटमेंट लिख रहा था वो लिख रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो इस तरह से 2 गलतियां थी। आओ देखते हैं क्या हुआ है। देखो देखो देखो, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर 3 से। आज मैं आपको एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, मार्किंग स्कीम वगैरह देखेंगे किस तरह से मार्किंग करते हैं, ये सब चीज़ें। अब देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर वो डाला, सेक्शन एक्शन ऐसी डालती हैं, ये सीन है। उसके बाद क्वेश्चन था एक्सपल्जन का, पार्टनर को कैसे एक्सपेल किया जाए। मेरे को ये आता है, पहले तो मैंने स्ट्रॉन्ग के साथ ही शुरू करा है। देखो, सेक्शन नंबर डाल रखा है, हालांकि ज़रूरी नहीं होता, फिर भी डालने से अच्छा रहता है। इसमें मेरे को पूरे मिले हैं, मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा था पूरा। इसके अलावा देख सकते हो पॉइंट स्टार कॉम्बिनेशन देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंटर्स डालने हैं, उसके अंदर के सब पॉइंट के लिए अलग पॉइंटर्स डालने हैं, और जो इधर उधर की चीज़ें हैं उनके लिए अलग पॉइंटर्स डालने हैं। इसके अलावा लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज दिखेगी कि थोड़ी सी बुक से कॉपी करी गई है, क्योंकि बुक से कॉपी नहीं करूँगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन में मेरे को पूरे नंबर मिले हैं, 6 मार्क का ही क्वेश्चन था, 6 नंबर मिले हैं, देख सकते हो। तो लैंग्वेज सेक्शन इन सबसे फ़र्क पड़ता है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे, कुछ क्वेश्चन पे नंबर काट रखे हैं, वहाँ दिखाऊंगा क्यों नंबर काटे हैं। दूसरा देखो 3 का बी पार्ट, वही फॉर्मेट अपना वही है, एन एक्ट एप्लीकेबल एंड प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट और कंक्लूजन। यही फॉर्मेट रखा है मैंने हर क्वेश्चन का, हर तरह की केस स्टडी का। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही रखा है मैंने सारे क्वेश्चंस का। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें डायरेक्ट लिखा है मैंने। सॉरी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था तो डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो इनडायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द सॉरी एनालिसिस और प्रोविजन, मतलब एक्ट एप्लीकेबल और प्रोविजन। तो देखो प्रोविजन डाले हैं, वर्ड एम इशू जैसे शब्दों को हाईलाइट कर रखा है। इसके अलावा सेक्शन 68 लग रहा था तो लगा दिया मैंने। इसके अलावा प्रोविजंस मैंने एक एक पॉइंटर्स में लिखे हैं, देख सकते हो, पॉइंट वाइज ही लिखना है, कोशिश ये करनी है कि पॉइंट वाइज लिखना है। इसके अलावा देख सकते हो स्टेप मार्किंग मिलती है, प्रोविजंस के 2 नंबर मिलते हैं, कंक्लूजन के नंबर्स मिलते हैं, उसके अलग मिलते हैं। स्टेप 1 मतलब वो प्रोविजंस के 3 नंबर मिले हैं। इसके अलावा फैक्ट ऑफ द केस के भी नंबर मिले हैं, और सॉरी इसके 2 और 3 जैसा भी है इन्होंने नंबर दे रखे हैं, मतलब कंक्लूजन करके मैंने 3 पॉइंट डाल रखे हैं। क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 333 दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा। तो देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 करके क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने आंसर भी 1 2 3 करके ही दिया है। जस्ट अ सेकेंड। तो देख सकते हो आंसर ही मैंने 1 2 3 करके ही दिया है, दैट्स वाई इस पे ही मेरे को पूरे मिले हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को फुल 12 नंबर्स मिले हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन होता है, 6 + 6 में टूटा हुआ था ये। इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर देखो मैंने पॉइंटर्स में नहीं लिख रखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डाल रखा है। क्वेश्चन था रीसेल कैसे करा जाए गुड्स को, अनपेड सेलर का राइट बताना था रीसेल करने का। अब देखो इस पर मेरे को नंबर नहीं दे रखे हैं, इसमें मेरे को 6 में से 3 नंबर दे रखे हैं। अब वो 3 नंबर क्यों दे रखे हैं ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जरा मॉड्यूल पे चलते हैं। ये वाला पार्ट देख सकते हो, राइट टू रीसेल। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं डाल रखा। एक तो फर्क ये पड़ता है, सेक्शन नंबर डाल देने से फर्क पड़ता है, आप चाहे मानो ना मानो, सेक्शन नंबर डालने से काफी फर्क पड़ता है। एक तो सेक्शन नंबर नहीं डाल रखा, दूसरी चीज देखोगे तो मॉड्यूल में यहाँ पर इस बारे में 5 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 और 4 5, इस तरह से पॉइंटर्स में दे रखा है इसका आंसर, राइट टू रिसेल वाले का। और मैंने इसको बिल्कुल ही मतलब अपनी लैंग्वेज में आंसर दिया है। अपनी लैंग्वेज मतलब जनरिक लैंग्वेज, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है। अब देखो नॉर्मल लैंग्वेज लिखोगे तो नॉर्मल नंबर ही मिलेंगे, मेरे को इसमें 6 में से 3 मिले हैं। अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज फॉलो करोगे या बुक की लैंग्वेज फॉलो करोगे तभी आपको 6 मिल सकते हैं, वरना 3 4 या 5 ही मिलते हैं। नॉर्मली 3 4 ही मिलते हैं अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो, और अगर ज़्यादा ही गलत लिख दोगे तो 1 2 ही मिलेंगे। दैट्स वाई मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेगी। लैंग्वेज याद ना करो तो पॉइंटर्स तो याद करने पड़ेंगे, पॉइंटर्स तो मॉड्यूल से ही डालने पड़ेंगे। आप अंदर कंटेंट थोड़ा बहुत अपने आप लिख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी शार्प होनी चाहिए। मैंने प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने एक भी पेपर रिटन नहीं करा है लॉ का। मैंने पहला पेपर ये रिटन करा था सीरियसली। तो मतलब मैंने याद करी थी हेडिंग्स वगैरह, सेक्शन नंबर भी मेरे को काफ़ी याद थे, तो इस तरह से ही। चलो आगे आ जाओ। 4 का बी पार्ट।
देखो यहाँ पर एक्सपल्जन की उसकी बात करी गई है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है नहीं होती, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो सेक्शन नंबर डाल ही रखा है, देख सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज देखोगे तो थोड़ी बहुत मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज डाली है, लेकिन शब्द जो लिए गए हैं वो लॉ की बुक से लिए गए हैं, मॉड्यूल से लिए गए हैं। देखो जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिसेबिलिटीज वगैरह, ये वाली लाइन मॉड्यूल से उठाकर डाली गई है। इसके अलावा 4 पॉइंटर्स थे मॉड्यूल में, चारों के चारों पॉइंटर्स लाइन वाइज डाले गए हैं, तो इस क्वेश्चन में मेरे को फुल नंबर मिले हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत ये वाले पॉइंट भी था इसमें, एक क्वेश्चन इस बारे में था कि राइट्स क्या क्या इफेक्ट नहीं होते, तो ये भी लिखना था, तो दोनों मैंने लिख दिए, तो फुल नंबर मिल गया इस वाले क्वेश्चन पर। देखो जहां पर मिले हैं वहां तो पूरे ही मिले हैं, जहां नहीं मिले सीधे आधे, मतलब 6 में से 3, 2, 4 में से 2 देख लेना, किसी भी क्वेश्चन में उठा के देखना। इसके अलावा देखो तो 5 का ये केस स्टडी था, तो जैसे हम करते हैं पहले तो प्रोविजन वगैरह, प्रोविजन डाल दिए लाइन से सारी, प्रोविजन के नंबर मिल गए। इसके अलावा एनालिसिस करा, एनालिसिस करके कंक्लूजन डाल दिया। देखो एक लाइन लिखने के, एक सिंगल लाइन लिखने के नंबर है, स्टेप मार्किंग होती है। इसके अलावा देखोगे ए और बी करके ही, मतलब फर्स्ट और सेकंड करके ही था, तो फर्स्ट और सेकंड करके मैंने आंसर डाला, इस पे मेरे को फुल नंबर मिले हैं। इसके अलावा चले आगे, तो पेज पेज छोड़ रखे हैं, चलो आगे। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे हिसाब से इस पर ही मेरे को ग्रेस मिला है। पता नहीं क्या ही था, तो इस पर खैर छोड़ो, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। फॉर्मेट देख सकते हो इसी में, देखो कंक्लूजन लिखने के नंबर मिले हैं, कंक्लूजन लिखने के 2 नंबर मिले हैं, भले ही आपका प्रोविजन गलत तो कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन सही होगा तो नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है आगे देखो, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, ये वाला टॉपिक थोड़ा अमेंड हुआ था, मतलब अमेंडमेंट आई थी इस टॉपिक में, लेकिन फाउंडेशन के उसमें फाउंडेशन मतलब बताया नहीं गया था, जो भी है इस टॉपिक पे अमेंडमेंट आई थी पिछले उसमें, तो मतलब मैं इंटरमीडिएट का पढ़ रहा हूँ तब पता चल रहा है मेरे को, तो इस टॉपिक पे अमेंडमेंट आई थी, इस वजह से क्वेश्चन बनता था। अब पता नहीं मैंने क्या ही करा, इस पे नंबर नहीं मिले, इसमें 4 में से 2 नंबर दे रखे, मैंने बोला जहां मिले हैं वहां तो पूरे मिले हैं, जहां नहीं मिले वहां पे आधे मिले, 4 में से 2, 6 में से 3, ये वाला सीन चल रहा है। चलो आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है 1 का ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर डाल रखा है। इसके अलावा वही एनालिसिस कंक्लूजन देख सकते हो, इसमें मैंने एनालिसिस कंक्लूजन दोनों साथ में डाल दिए, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन था ए, और इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखा था। एक बार क्वेश्चन दिखा दूं तो, कंपलसरी क्वेश्चन है पहले ही है, कहूँगा ये रहा, हाँ तो 1 2 करके दे रखा, मैंने ही 1 2 करके आंसर लिख दिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, इस पे ही पूरे मिले हैं मेरे को 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 मिले हैं। इसके अलावा देख सकते हो तो आगे 1 का बी वाला पार्ट, कटिंग, ये मैंने सबसे लास्ट में करा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, ये पूरी तरह से बनावटी कहानी लिखी गई है इस क्वेश्चन में, जो जो मेरे को आता है सब लिख दिया, इंडोर मैनेजमेंट समझा दिया पूरा, जबकि इंडोर मैनेजमेंट का शायद क्वेश्चन था भी नहीं। इसके अलावा इसमें मैं सील वाला पॉइंट भी डाला है, हाँ सील वाला भी डाला है, देखो फैक्ट ऑफ द केस पे 1 नंबर दे दिया है बेचारे बंदे ने। ये बनावटी क्वेश्चन था, इससे कोई लेना देना नहीं है। कंक्लूजन मेरा मन नहीं कर रहा था लिखने का, मैंने कहा कि फैक्ट वैक्ट गलत लिख के मतलब क्या ही करूंगा कंक्लूजन लिख के, इस वजह मैं कंक्लूजन नहीं डाला। अब बाद में मेरे को पता चलता कंक्लूजन अगर मैं वो डाल रहा था, वो कंक्लूजन सही होता, तो मतलब लिख के आना है, पूरा पूरा लिख के तो आना है, कंक्लूजन में भी 1 2 नंबर मिल जाते शायद, और 1 2 और ज्यादा हो जाते, तो मतलब मैं डाला नहीं, बस क्या ही कहूँ। आगे देखो एसर्टेन गुड्स, एसर्टेन गुड्स के बारे में बताना था। अब मेरे को समझ नहीं आता कि इसमें क्यों नंबर काट रखे हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, करीब कितने का क्वेश्चन है ये, 1 का सी वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे को 2 दे रखे हैं। इसमें बात पूछा है हमसे, देखो देखो देखो, इसमें हमसे पूछा है, कहूँगा डिस्कस द एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल्स ऑफ गुड है, मतलब एप्रोप्रिएशन के बारे में पूछा गया है, और असर्टेन गुड्स के इसेंशियल एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। अब देखो गड़बड़ क्या हो गई, मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। अब मैंने क्या करा, देखो देखो यहाँ देखो, इसमें 2 चीजें पूछी हैं, एक तो इसेंशियल एलिमेंट पूछे हैं, और दूसरा पूछा है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन तो मैंने सही डाल दिया, देखो सेक्शन 23 में एप्रोप्रिएशन की बात करी गई है, जो मैंने सही डाल दिया, इसमें मेरे को 2 नंबर मिल गए। लेकिन मैंने एलिमेंट्स की जगह उसकी जेनेरिक डिफाइंड छाप दी, देखो एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन ये सब जेनेरिक पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नंबर मिले नहीं, ये हिसाब है।
तो दैट्स वाई मॉड्यूल की लैंग्वेज याद करके जानी पड़ेगी अगर नंबर चाहिए तो। अगर देखो 60-70 का नॉर्मल एम है तो लैंग्वेज याद ना करो चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा का एम है तो लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात है नहीं। सेक्शन नंबर एनालिसिस ये सब मतलब सेक्शन वगैरह याद करने पड़ेंगे यार, बनता है। तो देखो 2A, 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर ऊपर, आंसर नंबर ऊपर ही डाल देना। ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ऐसे 7+5, 7 वाला जो होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है और 5 नंबर का आता है इसमें एलएलपी का क्वेश्चन। जनरली कोई भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है और मैं भी इसे अटेम्प्ट नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने एलएलपी पढ़ रखा था। इसके अलावा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा सा टफ था तो मैंने इसको चूज कर लिया, और इसको चूज करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता तो मेरे को इस क्वेश्चन में जितने नंबर मिले हैं उससे ज्यादा वहां मिल जाते। तो अगर आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऐसा आ रहा है जिसका आंसर बहुत ही जनरिक है या छोटा है तो उसे मत करना। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 7 पॉइंटर्स आपको याद है तभी वो क्वेश्चन की तरफ जाना, वरना मत जाना। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन था, उससे क्वेश्चन था। देखो नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है ये, देख सकते हो। वैलिड बताना है, इनवैलिड बताना है, लव एंड अफेक्शन वाला केस है। अब देखो सुनो, देखना ढंग से देखना। पूरा पूरा सेक्शन 25 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन 25 में बात करता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पूरे पॉइंट छाप दिए साथ के साथ। पूरा पूरा वो लिखने के बाद भी, मतलब पहले पॉइंट में सब कुछ लिखने के बाद भी वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर वाला केस लॉ भी डाला। इसके अलावा देखा जाए तो सब कुछ ही डाला है, फिर भी आधा नंबर काट रखा है। आधा नंबर क्वेश्चन है तो मतलब 3.5 के 2 पार्ट बनते हैं, फिर भी इसमें स्टैंडर्डाइज मार्किंग के तहत आधा नंबर काट रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला पॉइंट देखो, ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है जहां पर जो होता है टाइम बार डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला पार्ट। तो यहाँ पर मेरे को 3.5 में से 2 नंबर दे रखे हैं, मतलब इस ये वाला जो पार्ट है मेरे 2 का ए वाला पार्ट, यहाँ पर 5 नंबर दे रखे हैं, 7 में से 5 नंबर। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो एलएलपी वाला क्वेश्चन। एलएलपी में क्वेश्चन जो था वो काफी जनरिक आंसर था उसका। उसका आंसर मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकता था। देखो एलएलपी का डिफरेंस बताना है एक लिमिटेड लायबिलिटी फर्म से। एलएलसी और एलएलपी में डिफरेंस बताना है। एलएलसी मतलब होता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एलएलसी बोलते हैं, पता होना चाहिए। चलो आगे देखें तो यहाँ पे मैंने काफी जनरिक आंसर लिखा है, जनरिक आंसर लिखा है तो 5 में से 3 नंबर दे रखे हैं। तो जनरिक आंसर नहीं लिखना। देखो लैंग्वेज देख सकते हो, लैंग्वेज काफी अच्छी है, तारीफ नहीं कर रहा खुद की, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी मतलब जैसी लीगल होती है। पहली लाइन देख लो, ये मैंने चोरी कर करके शब्द डाल रखे हैं, थोड़ा बहुत तो याद करके गया था मैंने चोरी करके शब्द डाल रखे हैं। कर लो। मजे की बात यह, मैंने अकाउंट से ज्यादा लॉ पढ़ी थी, अब क्यों पढ़ी थी उस पता नहीं, बस पढ़ी थी। हाँ तो इस तरह से ये मतलब पार्ट खत्म होता है। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में मिले हैं 8 नंबर। अब सुनना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता तो उसमें एक दिक्कत थी बस। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला वाला पार्ट है, नोवेशन और एल्ट्रेशन में डिफरेंस लिखना है, वो भी 6 नंबर के लिए। नोवेशन और अल्ट्रेशन के डिफरेंस में आप देखोगे बुक में ही 1-2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं कैसे लिख सकता 6 पॉइंट। दैट्स वाई मेरे को इस क्वेश्चन को चूज करना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैं नोवेशन और अल्ट्रेशन के भी पॉइंट लिखता तो कम से कम 3-4 वहां मिल जाते, और बाकी उसके जो नीचे के 2 क्वेश्चन हैं, इसके 6 क्वेश्चन के जो नीचे के 2 क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, ये मेरे को आता था, और ये वाला भी लगभग लगभग आता था। तो मतलब आप देख सकते हो, मतलब डिसाइड ढंग से करना है। कोशिश ये करना कि ये जो 2 वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन, अगर आपसे हो सके तो मतलब अटेम्प्ट मत करना। अगर 7 पॉइंट ना हो तो अटेम्प्ट मत करना, इसमें नंबर नहीं मिलते। और एलएलपी पता ही है, बच्चे 99% बच्चे एलएलपी करके ही नहीं आते हैं, ये तो चलो नॉर्मल बात रही। अच्छा यहाँ से लॉ का एनालिसिस खत्म होता है, लॉ की कॉपी मतलब खत्म होगी। आगे बीसीआर की तरफ चलते हैं। तो बीसीआर सेक्शन बी की हेडिंग डाल देना इस तरह से, फॉर्मेलिटी। आओ देखो, अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज में पूरे नंबर मिले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अनसीन में मिलते हैं बच्चों को। अनसीन में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रामर आमर के नंबर नहीं कटते अनसीन में, ये तो मतलब हम पढ़ते आए। आगे देखो ये चीज, ये मैंने पूरी तरह से छाप छाप के लिखा है, इससे मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें मतलब मिल गए हैं, 3 नंबर मिल गए हैं। 1+2, 1 इस पे और 2 इस पे, 2 का एक नंबर काट रखा मतलब दोनों पे। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब मैंने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं लगाया था। टाइम बहुत कम होता है वहाँ पे, पेपर देखो ज्यादा ही बड़ा होता है और टाइम वाइम कम होता है।
इस पे 2 नंबर मिलने चाहिए थे, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट करा था, नहीं मिले हैं, अब छोड़ो। खैर ये वाला देखो, पता नहीं यहाँ पे क्या गलती हो गई, ये गलत है, बाकी इसमें कुछ सही है ये सब। आगे देखें तो पता नहीं, मैं तो बीसीआर देख के ही नहीं गया था मैंने बीसीआर की मॉड्यूल पलट के नहीं देखी है। ये था एमटीपी का क्वेश्चन, मैं इनका सजेस्टेड आंसर ही छाप के आया हूँ। शायद नहीं, हाँ मतलब लगभग लगभग सजेस्टेड आंसर ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, या तो मैंने छोटा लिखा या जो भी सही, मतलब वो बोलते हैं 1/3 लिखा, मैं 1/3 ही लिखा है। इसके अलावा उनके सजेस्टेड के हिसाब से ही लिखा है। ये एमटीपी में क्वेश्चन था शायद, या कहीं तो था, कहीं पे था, ये मैंने कर रखा था और मैंने इनके हिसाब से ही आंसर लिखा है, फिर भी इन्होंने 2 नंबर दे रखे हैं। इस बात का कोई रीजन नहीं है, आई डोंट नो। आगे देखें तो 10 देखो, इस पे दे रखे हैं 2 नंबर पूरे, ग्राफ व्राफ से बना देना। इसका मैं ग्राफ बना के नहीं आया, मेरा मन नहीं कर रहा था ग्राफ बनाने का ये छोड़ो, मैं कभी कभी आलसी हो जाता हूँ पेपर देते देते। देखो जब ये गलत क्वेश्चन था तो मैंने इस पे लाइन डाल दी, तो नंबर दिए हैं इसने, पता नहीं क्यों ही दिए हैं। यहाँ पे भी मैं लाइन डाल दी, उल्टा क्वेश्चन था, मैंने बताया शुरू में, वाला हिसाब है। आगे देखें तो ये है आर्टिकल, और मजे की बात ये है आर्टिकल मेरे को नहीं करना था, बट हमारे पेपर में दोनों क्वेश्चन में ही आर्टिकल आए थे, तो मेरे को आर्टिकल करना ही पड़ा। दैट्स वाई 5 में से 2 नंबर ही मिले हैं। आर्टिकल में वैसे भी नहीं मिलते, हमें पता ही है, तो आर्टिकल वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हेडिंग देख सकते हो, थोड़ी सी नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या सही है हेडिंग, तो नाम अपना मत डाल देना गलती से भी, नाम वाम कुछ नहीं, सब कुछ सही है। लैंग्वेज काफी नॉर्मल है क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था, आखिरी के 10-15 मिनट बच रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख डाला बस। आगे देखें तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, आई एम जस्ट साइलेंट, आई एम जस्ट साइलेंट। ये तो ये तो सीन हो गया, मैं बीसीआर पढ़ के ही नहीं करता, मैं बीसीआर की मॉड्यूल ही नहीं खोल के देखी, वोकैबुलरी वगैरह भी मेरे को कुछ नहीं आती थी। अब ये ईमेल भी है, ईमेल पे भी 2 नंबर ही दे रखे हैं। अब इन्होंने ईमेल और एक ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 में 3 नंबर दे रखे हैं, ये सीन है। तो बस कुल मिला करके बताऊं तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके क्या बोलते हैं लॉ के, तो उन्हें तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, पॉइंटर्स याद करके जाओ, अंदर की हेडिंग याद करनी है, अंदर कंटेंट लिख देना, लेकिन लिखना ऐसे कि लॉ की लैंग्वेज भी दिखे, ये भी दिखे कि आप पढ़ के आए हो, भले ही आपने अंदर पढ़ना रखा हो, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। देखो मॉड्यूल से ही पढ़ो, और कोई नोट्स वोट्स रेफर करने का मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ खास मतलब है नहीं, मैंने मॉड्यूल रेफर करी थी। इसके अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पहले प्रोविजन या एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन एक्ट एप्लीकेबल के बाद उस पर हम वो करेंगे एनालिसिस कंक्लूजन, और एनालिसिस डालेंगे, एनालिसिस के बाद कंक्लूजन डाल देंगे, और फैक्ट ऑफ द केस आप बीच में डाल देना, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्ट एप्लीकेबल है वो ऊपर ही आएगा, और ये जो अपना कंक्लूजन है वो नीचे ही आएगा, बीच में आप उन दोनों से खेल सकते हो, फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस आप ऊपर नीचे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करना फैक्ट ऑफ द केस ऊपर हो और एनालिसिस उसके बाद हो, क्योंकि फैक्ट के बेसिस पर ही हम एनालाइज करते हैं। मतलब पहले अगर मैं आपके लिए एक वो बनाने की कोशिश करूं, एक मतलब फॉर्मेट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो पहले तो प्रोविजन, प्रोविजन के बाद फैक्ट, फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस के बाद एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद कंक्लूजन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट में नहीं। इन दोनों को आप चाहो तो एक ही हेडिंग में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस और कंक्लूजन कुछ क्वेश्चंस में साथ में कर सकते हो, मैंने भी कर रखा है, तो ये सीन है। इसके अलावा बीसीआर जो है ना, बस मॉड्यूल पढ़ जाना यार मतलब ऐसा मत करना कि बीसीआर का पेपर पहली बार ही लिख रहे हो, टेस्ट वेस्ट कर लेना। मैंने एक भी टेस्ट नहीं करा, सीरियस ऑन द सीरियस नोट, मेरे को लिखने विखने की आदत नहीं है। इवन मैंने अकाउंट के क्वेश्चन भी बहुत ही कम कर रखे हैं लिख के, अकाउंट में भी मतलब क्या ही कहूँ, अकाउंट में मेरा ये मानना कि आधे घंटे का गैप आ गया था ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। मेरे को पेपर आता था बट आधे घंटे टाइम का गैप आने की वजह से, मतलब अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता तो आधे घंटे का गैप कवर हो जाता, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करी, अब नहीं करी तो नहीं करी, क्या कर सकते हैं, चलो पास तो हो गए। आगे देखें तो हाँ, तो मतलब ये वाला सीन है, लिख के देख जाना 2-4 क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा मतलब इंग्लिश मेरी ठीक है पहले से, तो मेरे को ऐसी कोई खास दिक्कत आई नहीं, वरना अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या मतलब कुछ ऐसी दिक्कत है
तो मतलब लिखने की कोशिश करो। बाकी मतलब या तो मॉक टेस्ट ले लो किसी से, मॉक टेस्ट लो तो इस बात का ध्यान रखना मॉक टेस्ट वही टीचर चेक करे, या फिर अगर खुद कर रहे हो तो आईसीआई के सजेस्टेड से मैच करने की कोशिश करो। आईसीआई के सजेस्टेड से मैच करोगे तो मतलब हो जाएगा काम। मैंने ओरली सारे मॉक टेस्ट कर रखे हैं ऑन अ सीरियस नोट। मैं ओरली करता हूँ ज़्यादातर काम, लिखने में टाइम वेस्ट होता है बहुत, मेरे पे टाइम नहीं होता इतना। एज यू नो, हाईली बिजी पर्सन। अच्छा छोड़ो। हाँ, तो मतलब बीसीआर वगैरह की मॉड्यूल पढ़ जाना। बच्चे मॉड्यूल छोड़ ही जाते हैं, बीसीआर के मैं ही छोड़ गया था, देख लो। तो मतलब ऐसा सीन है। आगे देखें तो एक चीज़ और दिखा दूँ बस। तो हाँ, एक बात और बताऊँ, अगर आपसे कोई कहे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसे खींच के चट्टा मारना मेरी तरफ से। मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा करा जिसपे पूरे नंबर मिले हैं, फिर भी आगे के क्वेश्चनों में नंबर काट रखे हैं। लॉ में देखो काफी सही है, मतलब एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो काफी सही है, बट बीसीआर में नहीं दे रखे। अब इसके लिए आईसीआई में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात नहीं चलती। आपको नंबर चाहिए तो लिख के आना पड़ेगा, और ये जो लॉ जैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही ज्यादातर बच्चे लटकते हैं। आगे देखो तो पहला क्वेश्चन इस पे पूरे मिले हैं। यहाँ देख सकते हो, इस एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब पे या तो आधी मिले होंगे या पूरे ही मिले होंगे। देखो 4 में से 2, अच्छा नहीं, यहाँ भी 2 कट रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2-2। चलो ये छोड़ो। यहाँ पर 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर देखो 6 में से 3, यहाँ पे 6 में से 3। तो मतलब मैं एनालिसिस निकालने की कोशिश करूं, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिख के आ रहे हो, मॉड्यूल के हिसाब से पॉइंटर लिख के आ रहे हो, तो आपको 6 मिल सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से नहीं लिख कर आ रहे और आपका आंसर मतलब ठीक है, मतलब सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, तो 4 या 5 मिलेंगे। अगर मॉड्यूल के पॉइंटर्स ही नहीं है तो 3 मिलेंगे, और अगर मॉड्यूल के पॉइंटर भी नहीं है और गलत भी है तो 1 या 2 मिलेगा। ये सीन है। तो इस तरह से मतलब मार्किंग होती है, याद तो करना पड़ेगा। देखो इसमें मजबूरी वाली बात है, ये पेपर ऐसे ही है, यहाँ पर बहुत बच्चे फेल होते हैं लाइन से, जितने भी बच्चों से आप पूछोगे लॉ ही रह गया। तो ये वाला सीन है। देखो इस पे अनसीन पे पूरे मिले हैं, इस पर नहीं दे रखे, तो चलो स्टैंडर्ड मार्किंग है, इसमें मैं भी ज़्यादा अच्छा ही लिख के आया, मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी ये देख सकते हो, अगर आप पूरा अटेम्प्ट भी करके आ रहे हो 100 मार्क्स का, मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रखा है, देख सकते हो। अटेम्प्ट ही अगर मैंने 100 मार्क्स का करा है तब 70 आए हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट ही 50-60 का करके आओगे तो नहीं चलेगा, ज़्यादा का अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। तो बस यही सीन है। बाकी मिलते हैं, पढ़ते रहिए। और जैसे मतलब कटिंग वटिंग कर दो, मैंने कर रखी है, वहाँ पे भी नंबर दे रखी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब प्रेजेंटेशन इस बात से नापी जाएगी कि आप मतलब कितना अच्छा लिख सकते हो या आपको कितना आता है, इस बात से नहीं कि आप मतलब चलो वो एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया, मैं मान रहा हूँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं। जो मेन फोकस दिया जाएगा वो मेन फोकस दिया जाएगा आपकी नॉलेज पर, आपकी सब्जेक्ट कमांड पर, और इसके अलावा आपके वर्ड्स पर, क्योंकि आप मतलब आपके वर्ड्स की बात कर रहे हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।